कहूँ जो नाव डूबने वाला है वो चाहे गंगा में डूबे या सोन में डूबे, इससे क्या फर्क पड़ता है। जो डूबने वाला है वो कहीं डूबेगा। तो पीठ में छुरा भोंकने की आदत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। लास्ट टाइम एगो छूट गया था, 39 गो हुआ था, जब नीतीश जी में इस बार 40 होगा। ये घिसे पीटे लोग नहीं चल सकते हैं, ये क्या एश्योरेंस देंगे। नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। बिहार की राजनीति में इन दिनों रोमांच है, सस्पेंस है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर कौतूहल है। और इन सब का सटीक जवाब देने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता मौजूद हैं, नवल किशोर यादव जी। नवल किशोर जी अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, अपने प्रखर अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उनके अंदाज में हम बिहार की सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। नवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और अभी तो जो सबसे पहला प्रश्न दिमाग में आता है कि बिहार में जो सियासत को लेकर सस्पेंस है कि नीतीश जी किधर जाएंगे और कहां जाएंगे, उस पर ये सस्पेंस कैसे दूर किया जा सकता है। नहीं, इस सस्पेंस को दूर करने की आवश्यकता भी मैं नहीं समझता हूँ। जो नाव डूबने वाला है वो चाहे गंगा में डूबे या सोन में डूबे, इससे क्या फर्क पड़ता है। जो डूबने वाला है वो कहीं डूबेगा। नीतीश कुमार जी का ये जीवन का अंतिम पारी है राजनीति का, इसलिए वो अब उस सस्पेंस न बना सकते हैं, न सस्पेंस में रह सकते हैं। अब उनको कुछ कर गुजरने की क्षमता खत्म हो गई है। लेकिन एक सवाल ये जरूर उठता है कि ये जो बिहार की सियासत है, इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी एक चेहरे की तलाश कर रही है जिसके पीछे की पूरी जनता आपके साथ आ सके, एक नेता की तलाश कर रही है जिसके मुख्यमंत्री के बतौर प्रोजेक्ट किया जा सके। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई चेहरा तैयार नहीं कर पा रही? नहीं, कहीं न कहीं हम लोगों से भूल हो रही है। ये जो हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं वो कभी चेहरा थे, जो इससे पहले झारखंड में मुख्यमंत्री थे वो कहीं चेहरा थे। चेहरा जो नेशनल पार्टी होती है वो चेहरा बनाता नहीं है, समय के अनुसार चेहरा को प्रोड्यूस कर देता है, लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सेंट्रल लीडरशिप और जो रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी का केंद्र बिंदु उसका नेता होता है और सेंट्रल मतलब नेतागिरी जो देश में करने वाली पार्टी है, जो नेशनल पार्टीज हैं, वो नेशन के देख के होता है। लेकिन बिहार की राजनीति की त्रासदी ये है कि पर्सनालिटी सेंट्रिक है। लालू यादव के गिर्द जमा होती है, जगन्नाथ मिश्रा के पीछे जमा हो जाती है, नीतीश कुमार के पीछे जमा हो पाती है। ये पर्सनालिटी सेंट्रिक एरिया है। इवन कि आप बीच का एक दौर ऐसा भी देखेंगे जब अपराधी के पीछे लोग खड़ा हो गए इसलिए कि वो नाम बड़ा था, उस जात का नाम बड़ा था, या इस तरह की चीजें भी हुई। आज भी ऐसे फिगर्स हैं। तो बिहार में इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक पैटर्न हो सकता है, लेकिन बिहार में इसको सफल कैसे बनाएंगे आप? बिहार में सफल बनाने के लिए देखिए दो तरह के, एक जो अभी आपने कहा कि अपराधियों पर लोग मुग्ध हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। जब राज्य के तरफ से अगर सुरक्षित नहीं समझते हैं लोग, वहाँ की जनता, किसी एक जाति के वोट देने से कोई विधायक और सांसद नहीं बनता है। वो समयक रूप से वहाँ के मैक्सिमम लोग यह समझते हैं कि राज्य सरकार हमको सुरक्षा देने में कामयाब नहीं है, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो कहीं न कहीं तलाश कर लेते एक मजबूत आदमी का, वो अपराधी क्यों नहीं हो। तो वो लंबे समय से बिहार में ऐसी स्थिति रही है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगी है, चाहे वो नीतीश के माध्यम से ही ले, तो बहुत उस पर हद तक नियंत्रण हुआ है। और ये विचारों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी, ये व्यक्तिवादियों की पार्टी नहीं है, ये परिवारवादियों की पार्टी नहीं है, ये अवसरवादियों की पार्टी नहीं है। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, लेकिन विचार से मुक्त कभी भी अपने विचारों से भारतीय जनता पार्टी होने वाली। जिस दिन 2 सांसद इसके थे, उस दिन भी उसी विचारों से फॉलो करते आ रहे थे और आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन की पार्टी हम हैं। इसलिए विचार बड़ा है और व्यक्ति बड़ा नहीं है। 25 के बाद
क्या आप बिहार की सियासत में बदलाव देखते हैं, आमूलचूल परिवर्तन देखते हैं? ऐसा लगता है या आप उसकी उम्मीद करेंगे कि शायद एक ये जो दौर चल रहा है अभी वो ख़त्म हो, जो लालू यादव का एक दौर था, नीतीश कुमार का एक दौर था, आप ये कोशिश करेंगे 25 के बाद आपको लगता है कि कोई नया दौर शुरू होगा बिहार का? नहीं, 25 में ही हो जाएगा। 25 में असेंबली के चुनाव है, हम सरकार बनाएंगे। ये घिसे पीटे लोग नहीं चल सकते हैं। ये क्या एश्योरेंस देंगे जो 32, 33 साल, 34 साल कोई राज्य पर सत्ता का संचालन कर रहा हो, उनके पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है कहने के लिए? आपने शिक्षा ठीक नहीं किया, आपने चिकित्सा ठीक नहीं किया। जो राज्य के मैक्सिमम लोगों को, आम आवाम को जरूरत है, शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों आप फेल हैं। आज चिकित्सा में कोई पेशेंट, कोई आदमी, हम लोग तो पॉलिटिकल आदमी, रोज दिन पैरवी आता है, हॉस्पिटल लेके गया, कहता है कि भैया जरा फोन कर दीजिए, एडमिशन नहीं ले रहा है। जब फोन करते हैं एडमिशन के तो कहता आईसीयू नहीं है, वहां पर भी करते हैं, कहता वेंटिलेटर नहीं है। तो जहां के चिकित्सा इस तरह है कि भगवान के भरोसे आदमी जिएगा और मरेगा, जहां के शिक्षा भगवान के भरोसे है, चपरासी बनाने वाली शिक्षा आप जो दे रहे हैं, आप 100% लड़ाई आपको अपमानित करने के लिए आप शिक्षक के फेरा में रहते हैं। जिसको आप अपमानित करेंगे उससे बढ़िया रिजल्ट ले नहीं सकते हैं। तो आप व्यवस्था नहीं करते हैं, आप बल्कि लोगों को अपमानित करते हैं, और दोनों के दोनों ये पिछले 32-33 साल में कोलैप्स कर गया है। आज बच्चों के पढ़ाने के लिए और अपने परिवार के तबीयत खराब लोगों के लेके दोनों में हैसियत खराब हो जा रही लोगों को, इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। क्या टीचर्स के साथ वाकई आपको लगता है कि सरकार अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है, और टीचर्स जिस तरह से उनके जो मुद्दे हैं वो कई बार सामने उभर कर आते हैं, उनका विरोध जायज़ है? वाकई आपको ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि इसके पीछे कहीं सियासी मोटिवेशन है, पॉलिटिकल मोटिवेशन है? कोई मोटिवेशन नहीं। आप एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। इसी राज्य के लोगों ने और सरकार के मुलाजिमों ने और सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ शिक्षक जाहिल है। शिक्षक को अपमानित करने के लिए ऐसी ऐसी बातें कही गई सदन में भी। अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में दिया, 93% निकल गया। अब तो पता चल गया, मुंह में करिखा पोथा गया कि वो जाहिल नहीं था, वो इंटेलिजेंट था। अरे आप स्कूल में बाथरूम नहीं बनाओगे, आप बेंचेस नहीं दोगे, आप पीने का पानी नहीं दोगे, आप यूरिनल नहीं दोगे, आप शिक्षक पूरा नहीं दोगे। जहाँ 15 शिक्षक चाहिए वहाँ 2 शिक्षक दे दो। तो आप जब तक व्यवस्थित आप नहीं करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करोगे, तो किसी के गाली देने से और किसी को अपमानित करने से एजुकेशन में कोई क्वालिटी नहीं हो सकता है। क्वालिटी के लिए कुछ उसके आधारभूत संरचना को ठीक करना पड़ेगा। स्टूडेंट के अटेंडेंस को लेकर जो सरकार फैसला ले रही है कि उनका नामांकन रद्द किया जाए, या जो कुछ भी पाठक जी के तरफ से निर्देश जारी किया गया, क्या आपको लगता है इससे ड्रॉप आउट की समस्या बढ़ेगी, या आपको लगता है कि सरकार सही दिशा में बढ़ रही है? नहीं, सरकार 100% मैं कंडेम नहीं करता हूं, लेकिन सरकार को यह सोचना पड़ेगा, उसमें पाठक जी के बच्चे नहीं पढ़ते, उसमें नीतीश कुमार के बच्चे और नवल किशोर यादव के बच्चे और लालू यादव के बच्चे नहीं पढ़ते। वो ठेला चलाने वाले, ये फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चिनिया बादाम बेचने वाले, फोचका बेचने वाले, गोलगप्पा बेचने, उनके बच्चे पढ़ते, जिनको शिक्षा का स्वाद ही उनके डीएनए में गया ही नहीं है। हम वैसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। किसी किसी को शिक्षा देना और सबों को शिक्षा देना, ये बड़ा फर्क है। आपको उस दृष्टिकोण से भी देखना पड़ेगा। आप स्कूल में सारे बच्चों को बुला लिया, अभी लड़कियों ने मार के यहाँ वैशाली में डीपीओ की गाड़ी चूर दी। वहाँ एडमिशन है 6000, अब बैठने का जगह है मात्र 1400-1500 का। आप बच्चों को तो बुला लिए, क्या करेगी? आप बच्चे नहीं पढ़ने जाएंगे ऐसा नहीं है। आप पढ़ने जाने के लिए ही भारत सरकार ने खिचड़ी या नाश्ता या अंडा करी दे रहे हैं।
प्रमोट करने के लिए। आपने साइकिल योजना इसीलिए लाया है, आपने पोशाक योजना इसीलिए लाया है। आप एनालिसिस कीजिए कि ये सब देने के बावजूद भी हमारे बच्चे स्कूल में क्यों नहीं आ रहे हैं। स्कूल में बैठने का जगह नहीं है, बाथरूम जाने का जगह नहीं है। शिक्षक 16 को चाहिए तो 2 गो है, 2 गो शिक्षक में क्या होगा। आपने प्राइमरी स्कूलों को सेकेंडरी में तब्दील किया, सेकेंडरी स्कूलों को +2 में तब्दील किया और टीचर नहीं दिया। प्राइमरी स्कूल के कहीं टीचर ये सेकेंडरी को और इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ा सकते हैं? यही राज्य है जहां प्राइमरी के टीचर +2 के विद्यार्थी को क्लास ले रहे हैं। प्राइमरी के हेडमास्टर वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के हेडमास्टर हो रहे हैं। तो अपनी कमजोरियों को जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तो अपमानित करके आप अखबार में छप सकते हैं। लेकिन अपनी कमजोरियों पर जब आपने बात की तो मुझे लगता है कि क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को भी एक बार अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर कोई ऐसा चेहरा वो क्यों नहीं सामने ला सके? वो सत्ता के बहुत करीब आकर भी सत्ता पर सीधे काबिज नहीं हो सकी अभी तक। नहीं, अभी तक चूंकि नीतीश कुमार जी से मेरा अलायंस चल रहा था तो पीठ में छुरा भोंकने की आदत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। हम तो आमने सामने विचारों के उत्पत्ति से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम विचारों से लड़ते हैं और हमारे यहाँ एक नहीं नेता का ही जमात है। यहाँ जो मंजता है वही नेता होता है। 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे और अब फिर आप देखेंगे कि बेहतर बनाए कि नहीं बनाए। चलिए, अभी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है तो लोकसभा इलेक्शन में आप सबकी परीक्षा होगी, चूंकि पिछली बार जिस तरह का परफॉर्मेंस था एनडीए का यहाँ पे, आपको लगता है उसको आप दोहरा पाएंगे या एक स्वाभाविक एक समीकरण जो बनता हुआ दिख रहा है उसमें लगता है कि एनडीए की सीटें कम होंगी, तो वो कम होगी तो कितने हद तक नीचे जा सकती हैं? नहीं, समीकरण को हम लोग थोड़ा बेहतर समझ रहे हैं। लास्ट टाइम एगो छूट गया था, 39 गो हुआ था, जब नीतीश जी में इस बार 40 होगा। इन पाखंडियों को कोई वोट देने के लिए कदापि तैयार होने वाला नहीं है। ये चाहे जिस तरह की जनगणना और मनगणना करा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब सारे गरीबों में कुछ न कुछ प्रतिशत लोग पढ़ गए हैं और जो पढ़ाई करता है लड़ाई भी करने की आदत उसी को होती है। जाहिल आदमी लड़ भी नहीं सकता, मार खा सकता है, शासित हो सकता है। पढ़ाई और लड़ाई दोनों का स्रोत एक ही जगह से निकलता है। अब जिनको ये बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं वो लड़ाई करना भी जान गया है और लड़ाई करके अपने सत्ता और हुकूमत के लिए और अपने बेटे और बेटियों के लिए मुद्दों पर लड़ाई होगी। यह तो तय करना पड़ेगा कि ये जो गांव के लोग हैं अपने बेटों को पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। जो गांव के लोग हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इनको सुंदर हॉस्पिटल चाहिए कि नहीं। आप राजपथ को बेहतर बना देंगे और ज्ञान पथ में आप गड्ढा कर दिए। 2 पथ हैं, एक राजपथ और एक ज्ञान पथ। अगर आपने राजपथ को सुंदर बना दिया और ज्ञान पथ में गड्ढा रह गया तो ये राजपथ का भी कामयाब नहीं होगा। ये राजपथ में गड्ढा हो जाएगा जब तक ज्ञान में गड्ढा रहेगा। पहले ज्ञान पथ को दुरुस्त करने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2025 में आएगी। सबसे पहले ज्ञान पथ और स्वास्थ्य पथ। लेकिन इस बार चुनौती सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है आपके लिए, चुनौती इस बार लालू यादव है। लालू यादव का इम्पैक्ट तो मानना पड़ेगा आपको कि अभी भी सोसाइटी में है कुछ हद तक, या उनका प्रभाव अभी भी आरजेडी की ताकत है उसके पीछे फोर्स तो लालू यादव ही हैं। तो एक उस कद का आदमी अगर आपके खिलाफ दोबारा खड़ा हो जाता है प्रत्यक्ष रूप में तो आपके सामने तो मुश्किल खड़ी होगी। इसके पहले लालू यादव हम लोगों को समर्थन क्या कर रहे थे? नहीं, समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रत्यक्ष आपके सामने इसके पहले भी लड़ते थे। हाँ। आज भी लड़ेंगे। उनसे कौन घबरा रहा है? लालू यादव, अब तो यही बात है कि लालू जी का राज, राबड़ी जी का राज, नीतीश जी का राज, ये सब तो उन्हीं का राज चल रहा है ना। किस पर कपार पर ढेला फेंकेंगे? ये राज उन्हीं का है। ये राज करते आ रहे हैं 32-33 साल से उसी का। और उसके बावजूद भी इस राज्य में गरीबों के लिए, गांवों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पगडंडियों पर रहने वाले लोगों के लिए व्यवस्था नहीं कर पाए तो ये आपकी गलती है। अब क्या कहेंगे आप?
आप क्या कहेंगे कि हमको फिर 5 साल दे दीजिए तो हम आपके यहाँ स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे? ये आते तो लोग हैं कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, आप बना देते हैं सबको स्वर्गीय, तो वो नहीं चलेगा, सब समझने लगा है। लेकिन जातीय समीकरण तो आपके लिए एक चुनौती है ना, इसको मान लेना चाहिए कि इसको आप निपटेंगे कैसे? जातीय समीकरण में जो कोर वोटर्स हैं आपके, जो आप चाहते हैं कि हिंदू एकजुट होकर रहें और एक जगह वोट करें, वो तो टूट रहा है। जातीय समीकरण में सब अपने अपनी भूमिका देख रहे हैं सियासत में, तो ये आपके लिए तो एक मुश्किल है, चुनौती है। अच्छा, इसके पहले जातीय समीकरण खत्म हो रहा, यादव हो गया था राजपूत, राजपूत हो गया था ब्राह्मण, चमार हो गया था ब्राह्मण, जैसे था वैसे ही है। लेकिन उनको अपनी शक्ति का पता नहीं था, अब उनको अपनी शक्ति। अरे क्या बात है, जिसके पास शरीर में शक्ति है, ब्रेन में शक्ति है, उसको दूसरा को बताने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं अपने आप को समझता है। अब इसको खारिज करते हैं, इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा। कुछ असर नहीं पड़ेगा, ये गिनती गिना, आखिर असर क्यों पड़ेगा भाई? आज ही क्यों कराए? आप 32 साल पहले करा लिए होते तो अब तो कुछ उसका चेहरा बदल जाता। कहा है आज ही क्यों जरूरत पड़ी? आप 32 साल से हैं तो 32 साल पहले भी, आप 25 साल पहले भी, 10 साल पहले भी, 15 साल पहले भी तो काम कर सकते थे। आपको लगा कि जातीय जनगणना कर लेने से सब आदमी राजा हो जाएगा, तो इतना काम पहले ही कर लेना चाहिए था। इतना देरी क्यों कर दिया? अच्छा चलिए ठीक है, सियासत रहने दीजिए, आम लोगों को इससे फायदा हुआ कि नहीं जातीय समीकरण से? आम लोगों को क्या होगा? अलग अलग जातियों के लिए अब योजनाएं बनाई जा सकती हैं, उनको फायदा पहुंचाया जा सकता है। अभी तक योजना बनाने के लिए कौन मना किया था? ये सबको नहीं जानता कि मुसहर गरीब था पहले से? ये सबको नहीं जानता था कि पासवान गरीब है, उसको जमीन नहीं है? ये नहीं जानता? जितनी छोटी छोटी ये जातियां हैं सबके बारे में आइडिया था ना, तो आपने क्यों नहीं 32 साल में किया? ये कौन जानता था कि चमार सब इस देश का राजा है? आप जानते थे कि वो कमजोर है, आप जानते थे कि धानुक कमजोर है, आप जानते थे कि कहार कमजोर है, तो ये नई कौन बात हो गई? नहीं, आप तो कहेंगे ना जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वो नारा तो चल ही रहा है, तब हिस्सेदारी। तो पहले इस्तीफा करके सबको मंत्रिमंडल में शामिल कर दें। पहले तो यह देखें कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, इस जो बजट है उस बजट का कितना % अकेले होल्ड कर रहे हैं? उस बजट के हिस्सा को भी दलितों में, शोषितों में, वंचितों में, अति पिछड़ों में, जिसको ये संधि विच्छेद करना चाहते हैं, तो अभी उसे तत्काल उनको दे देना चाहिए, मंत्रिमंडल में लाके शामिल करना चाहिए। या बल्कि अगर उसके साथ जस्टिस करना चाहते हैं तो 32 साल रहिए गए हैं, उन्हीं लोगों को बुला के दे दीजिए। कौन रोका है? कोई इस राज्य का कोई आदमी कहा कि उन गरीबों को मत दीजिए? अच्छा, 25 में नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या तेजस्वी? तो 25 में उन लोगों का कहा रहे, 25 में तो भारतीय जनता पार्टी सीएम बनेगा, नीतीश कुमार रहेंगे। और तेजस्वी इस राज्य का नेता नहीं है, इस राज्य का लालू यादव का बेटा है। बेटा और नेता में फर्क है। नेता कुछ जानता भी है लड़ने के लिए, नेता ही लुघरते लुघरते इतना दूर तक आता है। बेटा आप जहाँ भी देखेंगे वो सब ढनमना कुछ दिन तक चलता है, उसकी पूंजी उसके बाप दादा हैं, उससे ज़्यादा चलता नहीं है। तो प्रदेश की राजनीति में अब अगर हम ABCD कुछ कैटेगराइज करने, तो लालू यादव एक तरफ है, नीतीश कुमार एक तरफ है, बाकी दूसरी पीढ़ी है, चिराग पासवान है और तेजस्वी यादव हैं। इन सब की भूमिका किस तरह से देखते हैं? मुझे कि मैंने बात की है कि पूरे बिहार की सियासत को आपके थ्रू मुझे समझना है, तो आप बताएं कि इन सब की भूमिका कैसे आप देखते हैं? कौन सब की भूमिका? लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कैसी भूमिका देखते हैं इनकी? भूमिका तो यहाँ अलग से भूमिका किसी का है नहीं, कुछ होने वाला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार का उत्पत्ति है, जो विचार और मूल्यों पर राजनीति करता है, भूमिका उसी का रहेगा और किसी का कुछ नहीं रहेगा। चलिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपसे बातों को समझना कि बिहार की सियासत में क्या कुछ होने वाला है। तो अभी तक तो आपने वो सारी बातें कही हैं कि अंततः वो सब का सार यही है कि 25 में सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी देखेंगे। अब आपका ये आकलन कितना सही होता है, ये सब हम सब देखेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे।